तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप सब जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 9th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम फ्रैंक को देखते हैं जो कि छुपने के लिए एक मैंशन में आ गया होता है। हम देखते हैं कि इस मैंशन में उसकी मुलाकात राय से होती है। फिर फ्रैंक राय से कहने लगता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, आज से मैं यहाँ का नया सर्वेंट हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या इस घर के मास्टर तुम्हें पता ना भूल गए। फिर राय कहता है कि मैं यहाँ का मास्टर हूँ, इस मैंशन में मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। तभी वहाँ पर फ्रैंक को ढूंढते ढूंढते गैजुटल और रजस भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर गैजुटल राय से कहता है कि बिना बताए आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लॉर्ड के ऑर्डर से मैं इस इंसान को लेने आया हूँ, इसने हमें काफी दिक्कत दी है, इसलिए लॉर्ड इससे मिलना चाहते हैं। फिर राय कहता है कि ये मेरे साथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि राय अपने मैजिक से फ्रैंक के कपड़े बदलने लगता है। फिर राय गैजुटल से कहने लगता है कि ये इसी मैंशन में काम करता है, मैं इसे मेरे पास से नहीं ले जाने दे सकता, लॉर्ड को ये कह देना। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि ठीक है, हम ये बताकर दोबारा आएंगे। ये देखकर फिर फ्रैंक पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ जाता है और कहता है कि वो चले गए, ये क्लैन लीडर को ऐसे कैसे भेज सकता है, आखिरकार ये आदमी कौन है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राय और फ्रैंक को एक साथ रहते हुए 5 साल हो चुके थे। यहाँ पर गैजुटल राय से कहता है कि फ्रैंक को आपके साथ रहते हुए 5 साल बीत चुके हैं, मैंने अभी भी अपना मन नहीं बदला है, उसे यहाँ रहने देना बहुत खतरनाक है। बहुत से ऐसे नोबल्स हैं जो कि आपके खिलाफ हैं, क्योंकि आपने हमारे साथियों को मारने वाले इंसान को पनाह दी है। इस पर फिर राय कहता है कि चिंता करवाने के लिए मुझे माफ करना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, मैं ध्यान रखूंगा। फिर गैजुटल कहता है कि प्लीज कम से कम उसे लॉर्ड की रिक्वेस्ट के मुताबिक उनके पास जाने दीजिए। अगर वो सबके सामने नोबिलिटी की आज्ञा मानता है तो शायद जो आग भड़क रही है वो बुझ जाएगी। फिर अगले सीन में हम फ्रैंक और राय को देखते हैं। फिर फ्रैंक राय से कहने लगता है कि क्या आपने आज भी पूरा दिन बाहर जागते हुए बिता दिया, मैंने आपको कभी भी मैंशन के बाहर जाते हुए नहीं देखा। इस पर फिर राय कहता है कि मैं कभी कभार जाता हूँ, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे लॉर्ड के पास बुलाया गया था। इस पर फिर फ्रैंक कहता है क्यों, क्या वो आखिरी बार था जब आप गए थे। इस पर फिर राय कहता है कि हाँ। फिर फ्रैंक मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था। फिर फ्रैंक राय से कहता है कि मेरे आने से पहले भी आप इसी तरह से जी रहे हैं। इस पर फिर राय कहता है कि हाँ। ये सुनकर फिर फ्रैंक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर फ्रैंक राय से पूछने लगता है कि क्या आपका बाहर ना जाने का कोई कारण है। इस पर फिर राय कहता है कि नहीं। फिर फ्रैंक राय से कहता है कि तो आप बाहर क्या देखते रहते हैं पूरा दिन। इस पर फिर राय कहता है कि आसमान, जंगल, पहाड़, इसी खिड़की से जो दिख सके वो सब, मेरे लिए इतना ही काफी है। इस पर फिर फ्रैंक कहने लगता है कि काफी है। फिर फ्रैंक मन ही मन में सोचने लगता है कि इन्होंने पूरी जिंदगी इस मैंशन में अकेले ही बताई है और इन्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर राय चाय पीते हुए कहता है कि जो चाय तुम बनाते हो वो मुझे पसंद है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक लॉर्ड के पास आ जाता है। फिर लॉर्ड फ्रैंक से कहते हैं कि मैं इतने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कि तुम कब आओगे। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि माफ करना। फिर लॉर्ड कहता है कि तुम्हें यहाँ रहना कैसा लग रहा है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है। फिर लॉर्ड कहते हैं कि मैं चौंक गया था जब मैंने सुना कि राय ने एक नौकर रख लिया है। फिर लॉर्ड फ्रैंक से कहते हैं क्या तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं और राय कैसे जुड़े हुए हैं, हम दोनों बाप बेटे जैसे हैं। इस पर भी फ्रैंक कहता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत कमजोर लगती है। इस पर फिर लॉर्ड कहता है कि हाँ सही कहा, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ पर वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा जलता हूँ। तुमने अभी तक राय के साथ पैक्ट फॉर्म नहीं किया। इस पर भी फ्रैंक कहता है कि नहीं। फिर लॉर्ड कहते हैं कि सच में, तुम्हें ये जल्दी कर लेना चाहिए। लॉर्ड कहते हैं कि अगर तुम उसके साथ ब्लड पैक्ट कर लो तब तुम लंबी जिंदगी जी पाओगे। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि ये कोई आसान काम नहीं है। फिर लॉर्ड कहते हैं कि क्या उसे अपना मास्टर चुनने में तुम्हें कोई खतरा है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि नहीं, पर एक इंसान के तौर पर मेरे भी कुछ असूल हैं और एक नोबल की जिंदगी भर सेवा करने का आइडिया मुझे पसंद नहीं है। इस पर फिर लॉर्ड कहते हैं कि तो तुम उसके साथ इतने सालों से क्यों रहे, मुझे यकीन है तुम्हें पता होगा कि वो कितना अकेला है और उसने खुद ये अपने लिए चुना है। वक्त आने पर वो साथी नोबल्स को भी धोखा देता है, उनके सीक्रेट्स बाहर निकालता है और उन्हें जबरदस्ती नौकर बनाता है। हमारे पास हमारी प्रजाति को बचाने की जिम्मेदारी है, यही नोबिलिटी का काम है। बिना उसके लॉर्ड पावरलेस हैं, अपनी थ्रोन पर बैठने वाले के अलावा और कुछ नहीं। फिर फ्रैंक कहता है कि ये तो एक मजाक है, अगर मुझे सुझाव देना हो तो अपने लॉर्ड की अथॉरिटी से इस बकवास सिस्टम को मिटा देना चाहिए। इस पर फिर लॉर्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा कर सकता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। फिर लॉर्ड कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी बस मजे के लिए जीते हैं वो चीजों को अपनी सोच के हिसाब से नहीं बदल सकते। फिर लॉर्ड कहते हैं कि फ्रैंक तुम कितने दिलचस्प हो, मैं उसे अब से तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं क्लैन के लीडर्स लॉर्ड के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो हमारा दुश्मन था, आपने उसे मारा क्यों नहीं। फिर लॉर्ड कहते हैं कि लगता है कि तुम सभी उससे नफरत करते हो,
हालांकि मुझे लगता है कि उसे और राय को ब्लड पैक्ट करना चाहिए। इस पर फिर ये लीडर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं, ये सब बेकार है। हम देखते हैं कि इस लीडर का नाम रॉकी होता है। फिर ये कहता है कि लॉर्ड, उस जैसे का राय के साथ रहना खतरनाक है, क्या पता वो कब क्या कर दे। फिर गैजुटल कहता है कि अगर उन्होंने पैक्ट किया तो जो लोग राय को गॉड मानते हैं वो भी उन्हें दुश्मन समझने लगेंगे। फिर लॉर्ड कहने लगता है कि तब भी मैं उसकी खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहता। फिर अगले सीन में हम गैजुटल और फ्रैंक को देखते हैं। गैजुटल फ्रैंक को देख के कहता है कि क्या लॉर्ड ने तुम्हें दोबारा बुलाया था। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि उन्हें लगता है कि मैं कोई संदेश पहुंचाने वाला कबूतर हूँ। वो जबरदस्ती मुझसे ऐसे मैसेज डिलीवर कराते हैं जिसका कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद फिर फ्रैंक कहता है कि खैर छोड़ो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे, रजस मुझे मिल नहीं रहा। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि नहीं, तुम राय के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी ना करना, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें रखने के लिए वो अपनी जिंदगी दाव पर लगा रहा है। तभी वहाँ पर वो रॉकी आ जाता है और कहने लगता है कि ये तो वही इंसान है जिसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। मैंने सुना है कि तुम लड़ने के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, प्लीज मेरे साथ लड़कर देखो। इसके बाद फिर वो रॉकी फ्रैंक से कहता है कि तुमने किसी तरह की अजीब पावर का यूज किया है ना, मैं देखना चाहूंगा तुम जैसे कुत्ते ने कौन सी अजीब सी चीज इस्तेमाल की है जो राय जैसा व्यक्ति तुम्हें अपने साथ रख रहा है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि ठीक है, किसी ऐसे से लड़ना जो मुझसे नफरत करता हो, शायद ये मजेदार होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि इनके बीच में जोरदार फाइट होने लगती है। इसके बाद फिर वो रॉकी फ्रैंक को चकमा देकर उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें इतना ही दम था। ये देखकर फिर गैजुटल कहता है कि कमीना और रॉकी, क्या वो इसे खुद पर काबू करना कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और रॉकी के आगे झुककर नीचे ग्राउंड में बैठ जाता है। फिर वो रॉकी फ्रैंक से कहने लगता है कि तू तो कुत्ते से भी बदतर है, चल मुझसे पूरी ताकत से लड़, मुझे वो ताकत दिखाओ जिसे तुमने मेरे साथियों को मारा था। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक अपना सोल वेपन निकाल लेता है और रॉकी के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद फिर रॉकी भी अपनी पावर से फ्रैंक के ऊपर आग के गोले छोड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉकी फ्रैंक को जमीन पर पटक देता है और रॉकी कहने लगता है कि हमें भी राय के साथ रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये नीच इंसान उनके साथ क्यों रह रहा है। इसके बाद फिर फ्रैंक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक दोबारा से रॉकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सडनली वहाँ पर एकदम इतना बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि राय और लॉर्ड वहाँ पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि फ्रैंक ने एक भयानक रूप ले लिया होता है, जिसे देखकर फिर लॉर्ड कहते हैं कि अब इसका क्या करें हम। इसके बाद हम देखते हैं कि राय फ्रैंक के नजदीक जाने लगता है। राय को नजदीक आता देख फ्रैंक उसके ऊपर भी हमला कर देता है। इस हमले से राय के गाल में एक कट लग जाता है, जिससे वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राय इसी ब्लड से वहाँ पर ब्लड की बारिश कर देता है। तभी वहाँ पर फ्रैंक अपने सोल वेपन से राय के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं कि राय उसके सोल वेपन को आसानी से पकड़ लेता है। इसके बाद फिर राय फ्रैंक के चेहरे से ब्लड निकाल कर अपने ऊपर पैक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि राय फ्रैंक को जान से नहीं मारता बल्कि उसे बेहोश कर देता है। इस पर फिर लॉर्ड कहने लगते हैं कि राय तो तुम्हारा ये फैसला है। फिर अगले सीन में हम फ्रैंक को देखते हैं जिसको होश आ गया होता है। इसके बाद फिर फ्रैंक तैयार होकर राय के पास चला जाता है। फिर राय फ्रैंक से कहने लगता है कि तुम होश में आ गए, तुम्हें जल्द ही लॉर्ड के पास बुलाया जाएगा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लगता है तुम्हें और मुझे दोनों को काफी लोगों से नफरत मिली है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि मेरे लिए कुछ नया नहीं है। फिर राय कहता है कि यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए अजीब है। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि क्या अब ये पूछने का कोई मतलब है। इसके बाद फिर राय फ्रैंक से कहने लगता है कि फ्रैंक, हम दोनों ब्लड से जुड़े हैं, क्या तुम्हें हमारी सोल्स के बीच का एक्सचेंज मंजूर है। इसके बाद फिर फ्रैंक झुक कर कहता है कि जी मास्टर, एक ब्लड पैक्ट तब होता है जब एक नोबल एक इंसान का ब्लड कंट्रोल करने लगता है, पर इसकी एक और शार्ट होती है, दोनों ही पार्टी को पैक्ट करते हुए कुछ देने और लेने की इच्छा होनी चाहिए। मास्टर, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसके बाद फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर गैजुटल प्रिंसिपल फ्रैंक के घर पर होता है। गैजुटल फ्रैंक से कहता है कि मैं आज तक सोचता हूँ कि उस दिन मुझे तुम्हें पैक्ट फॉर्म करने से रोक देना चाहिए था। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि तब तुम्हारा मतलब है कि उनका उस मैंशन में ही अकेले जिंदगी भर रहना उनके लिए सही रहता कि वो अकेले रहते पूरी जिंदगी भर। फिर गैजुटल कहता है कि अब मेरे पास राय के बारे में जानकारी देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अच्छा होता कि वो मेरे साथ ही चलते। इस पर भी फ्रैंक कहता है कि तुमने मास्टर की इच्छा सुनी है ना। फिर गैजुटल कहता है कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर दे तब उन्हें दोबारा लोकेडेनिया में जीने की परमिशन मिल जाएगी। इस पर फिर फ्रैंक कहता है कि लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सीरिया और रेजिस गैजुटल के पास आ जाते हैं। फिर रेजिस अपने ग्रैंडफादर गैजुटल से कहने लगता है कि क्या आप जा रहे हैं। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि हाँ, सुबह ही। इसके बाद फिर गैजुटल रेजिस से कहते हैं कि रेजिस, मुझे यकीन है तुम एक दिन मेरी जगह लोगे, तुम हमेशा ऐसा नहीं रह सकते, तो इसलिए जब तक वो दिन आए तुम यही रहो और वो चीजें हासिल करो जो तुम्हें कहीं ना मिले। सीरिया, रेजिस का ध्यान रखना। फिर सीरिया कहती है कि आप चिंता ना करें। फिर गैजुटल कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गैजुटल अब की प्रेजेंट लॉर्ड रेस्किरिया के पास आ जाता है। रेस्किरिया कहती है कि वो एक मिस्टेक थी। इस पर गैजुटल कहता है कि हाँ। फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही,
तुम्हारा मतलब उन जैसे दोनों ने एक ही मिस्टेक की। इस पर फिर गैजुटल कहता है कि जी हाँ। इस पर फिर रेस्किरिया कहती है कि तब मैं तुम्हारा माइंड पढ़ूंगी। फिर गैजुटल कहता है कि मेरे माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। फिर रेस्किरिया कहती है कि तो सीरिया का क्या ख्याल है, वो अब भी एक क्लैन लीडर है, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो मेरी पावर से नहीं लड़ सकती। इसके बाद फिर रेस्किरिया कहती है कि रजस, सीरिया को यहाँ लाओ और गैजुटल को जेल में डाल दो। तभी वहाँ पर रजस का भाई रायल आ जाता है और कहने लगता है कि सीरिया को लाने के लिए मैं बेटर चॉइस हूँ, आखिरकार हम एक दूसरे को जानते हैं। इस पर फिर लॉर्ड रेस्किरिया कहती है कि तो ठीक है रायल, तुम्हें किसी भी हालत में सीरिया को यहाँ पर लाना होगा। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर जाना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।